हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। दिस इज आनंद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मास्टर। माय डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्फिनेटिव का यूज। रिमेंबर, इन्फिनेटिव का यूज विथ वर्ब टू बी एंड वर्ब टू हैव। ऑलराइट, एंड यू कैन सी द टाइटल इज ओवर हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इन्फिनेटिव और इसका प्रयोग मैं किसके साथ आपको बताने जा रहा हूँ, वर्ब टू बी एंड वर्ब टू हैव। Is it clear? So let's see, यहाँ पर दो टर्म है। The first one is that infinitive. Is it clear? And what is verb to be and what is verb to have? तो एक एक करके ये तीनों टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि infinitive जो है क्या होते हैं। Is it clear? ऐसे जैसे जनरली जब मैं कोई भी जो है टॉपिक्स पढ़ाता हूँ तो मेरा यही फोकस होता है कि स्टूडेंट उसको पहचानने की कोशिश करे कि कितना भी छोटा या बड़ा सेंटेंस हो उसमें उस वर्ड को, अगर मैं नाउन पढ़ाऊं तो नाउन को पकड़ ले, आर्टिकल पढ़ाऊं तो आर्टिकल को वो पकड़ ले, इन्फिनेटिव पढ़ाए तो इन्फिनेटिव को देखे कि इन्फिनेटिव कैसे दिखता है। तो आज यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको इन्फिनेटिव देखना है, इज इट क्लियर, तो इन्फिनेटिव का जो है स्वरूप क्या होता है, लेट्स सी हियर। सबसे पहले ये इन्फिनेटिव वर्ड जो होता है ना, वर्ब के फैमिली से बिलोंग करता है। कौन से फैमिली से? वर्ब से। आपने सुना होगा लेक्सिकल वर्ब, ठीक है, लेक्सिकल वर्ब, जिस वर्ब के जो है 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। कोई भी वर्ड, जैसे आपका एक फैमिलियर वर्ड, जैसे मैंने गो लिखा, वर्ब 2 वेंट लिखा, वर्ब 3 गॉन लिखा, इज इट क्लियर, वर्ब 4 गोइंग लिखा एंड वर्ब 5 गोज लिखा, ठीक है, ये वर्ब है। ऑलराइट, इन्हीं के फैमिली से जो है हम लोग इन्फिनेटिव का निर्माण करते हैं। ओके, इन्फिनेटिव क्या होता है, कैसे यूज होता है, ये सब मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर एक वाक्य में इन्फिनेटिव आता है तो उसका हम आइडेंटिफाई कैसे करें, वो कौन सा मतलब जो है स्वरूप होता है जिसे इन्फिनेटिव समझ में आ जाते हैं। ऑलराइट, तो मैं आपको बता दूं कि जनरली जो होता है इन्फिनेटिव का निर्माण जो होता है वर्ब के बेस फॉर्म से होता है। कौन से फॉर्म से होता है? वर्ब के बेस फॉर्म से, वर्ब 1 से। यानी कि वर्ब 2 से आप इन्फिनेटिव का निर्माण नहीं कर सकते, 3, 4 और 5 किसी से भी आप इन्फिनेटिव का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आपको इन्फिनेटिव का निर्माण करना है तो कोई भी लेक्सिकल वर्ब को उठाइए, ठीक है, उसका बेस फॉर्म जो वर्ब 1 जो प्लुरल कहलाता है उसके पहले, ठीक है, इनको मैं हटा दिया और इनके पहले जो है अगर आप जो है टू वर्ड यूज कर देते हैं, कौन सा वर्ड? TO, टू वर्ड, तो ये बन गया आपका इन्फिनेटिव, टू गो। इज इट क्लियर? तो ये आपका इन्फिनेटिव का स्वरूप होता है, जिसे अब अगर आप किसी भी, रिमेंबर दैट, इस टू वर्ड पे फोकस करिएगा। टू नाउन के पहले भी आ सकता है, प्योर नाउन जिसको बोलते हैं, नेमिंग वर्ड के पहले, ठीक है, जैसे टू श्याम, ऑलराइट, टू दिल्ली, टू मुंबई, ऐसे वहां पर इन्फिनेटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर इन्फिनेटिव बनना है तो ये डैम्स योर, मेकअप योर माइंड, अपना माइंड मेकअप कर लो कि टू के ठीक बाद जो है लेक्सिकल फैमिली या वर्ब के फैमिली से वो वर्ड है जिसके 5 स्वरूप होते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप वर्ब 1 ले लीजिए, ठीक है। अब कोई भी वर्ब के पहले जो है अगर आपने टू लगाया तो वहां पर आपने किसका निर्माण कर लिया? इन्फिनेटिव। जैसे यहाँ पे टू गो है, टू वॉक है, इज इट क्लियर, टू स्लीप, ये जो भी है, ठीक है। अगर यहां पर जो है आपने इन वर्ब्स के पहले जैसे ही आपने टू लगाया, ये सभी जो है वर्ड आपके इन्फिनेटिव में आ गए। ऑलराइट, तो वैसे मैं यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ मैं ट्रांसलेशन का डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए कुछ ज्यादा डीप डाइव नहीं लगाना चाहता हूं। बट लेट मी टेल यू दैट बेसिकली जो इन्फिनेटिव होता है 2 तरह का होता है। ऑलराइट, और वो दोनों तरह के निर्माण करने वाले जो फैमिली है वो है वर्ब। ऑलराइट, और वर्ब की जो 5 फैमिली है उसमें से सिर्फ आप वर्ब 1 को लेकर आते हैं। इज इट क्लियर? इस वर्ब 1 को जो है
आप इन्फिनेटिव में अगर तब्दील करना है तो या तो आप टू लगा दो, या फिर आप वर्ब वन को एज ए नाउन के रूप में यूज करके इनको इन्फिनेटिव बना सकते हो। तो अभी यहां पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इन्फिनेटिव का निर्माण आप किसी भी लेक्सिकल यानी कि एक्शन वर्ब के पहले जब आप टू लगा देते हो तो इन्फिनेटिव का निर्माण हो जाता है। तो कभी भी किसी भी वर्ब के पहले अगर टू लगे हुए दिखाई दे तो समझ जाना कि वो इन्फिनेटिव है। ऑलराइट, तो यही जो है हम लोग आज के इस स्ट्रक्चर में जो है पढ़ने वाले हैं। इन्फिनेटिव, इनका प्रयोग यानी टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग। और रिमेंबर दैट जब भी आप वर्ब के पहले टू लगा देते हैं वो इन्फिनेटिव बन तो जाता है। जैसे यहां पर देखो, अगर किसी ने पूछा कम, ओके, तो ये वर्ब है, प्योर वर्ब है जो एक्शन शो करेगा, लेकिन जैसे ही आपने टू वर्ड यूज कर दिया, ऑलराइट, ये इन्फिनेटिव हो गया। और एक्चुअली में एक इन्फिनेटिव एक नाउन होता है, ओके। और ये चीज याद रखिएगा, यहां पर मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा चैप्टर जो है मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हूं कि वर्क ऑफ नाउन। जब भी कोई जो है नाउन के फैमिली से न बिलोंग करके किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के फैमिली से कोई वर्ड बिलोंग करे और किसी ने बोल दिया ये नाउन की तरह वर्क करता है, तो समझ जाना कि जॉब ऑफ नाउन का वो बात कर रहा है। तो नाउन क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है एंड ऑब्जेक्ट, और भी बहुत सारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट, इतना सब यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। बस ये याद, मैं मतलब ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक इन्फिनेटिव का निर्माण वर्ब के बेस फॉर्म, दुनिया कोई भी वर्ब उठाओ जिसके 5 फॉर्म होते हैं, उसके फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का आप प्रयोग कर दो, ऑलराइट, वहां एक इन्फिनेटिव का निर्माण हो जाएगा। रिमेंबर दैट ये वर्ब है, ओके, और इसके 5 फॉर्म चलेंगे, कॉम, केम, और देन आफ्टर कॉम, कॉमिंग, कॉम्स, ये 5 फॉर्म चलेंगे। लेकिन जैसे ही आपने टू यूज कर दिया ना, अब इसका कोई फॉर्म नहीं चलने वाला है, ये अब बस एक नाम को बताएगा। टू कम का मतलब होता है आना, और कुछ नहीं डिस्क्राइब कर सकता है। और इसका अब अगर कोई पूछे कि क्या अब इसको हम वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, यानी कि यहां पर टू केम, टू कॉम्स, टू कॉमिंग का प्रयोग कर सकते हैं, आपका आंसर होना चाहिए नहीं। इट इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप जानते हैं कि टू प्लस वर्ब वन इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव एक नाउन होता है, और दुनिया में किसी भी नाउन का 5 फॉर्म नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब के होते हैं। इज इट क्लियर? तो आई होप कि आपको इन्फिनेटिव का आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया कि जब भी वर्ब वन, ठीक है, एक्शन वर्ब के पहले टू का प्रयोग होगा वो इन्फिनेटिव होता है, ओके। अब यहां पर इस वर्ड को आपको देखना है, टू बी एंड टू हैव, ऑलराइट। तो टू बी में कौन कौन से वर्ड आते हैं, लेट्स सी। इसमें जो है आपके 5 वर्ड आएंगे, लेट्स सी कौन कौन से हैं, इज, एम एंड आर। इज इट क्लियर? देन आफ्टर वाज एंड वर, ओके। जनरली आज मुझे जो है ट्रांसलेशन आपको बताना है इनके साथ, ठीक है, लेकिन एक बात है कि ट्रांसलेशन या ग्रामर आपके ग्रिप में तभी आएगा जब आप इसको डिटेल में जानने की कोशिश करो, ऑलराइट। तो थोड़ा वीडियो जो है आई थिंक कि आप अटेंटिवली इसको ऑब्जर्व करें। तो यहां पर ये 5 वर्ड आ गया, इज, एम, आर, वाज, वर। इनको कलेक्टिवली एक फैमिली में रखा गया है जिसको वर्ब टू बी बोलते हैं, ओके। कुछ और भी वर्ड आता है इनके अंदर, जैसे इनके अंदर जो वर्ड आते हैं वो है बी, बीइंग और बीन, ओके। लेकिन सिर्फ मैं यहां पर जो है ना इनके रिगार्डिंग बात करने वाला, ऑलराइट। ऐसा इसलिए क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वर को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। रिमेंबर दैट माय डियर व्यूअर्स, मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि एक छोटा सा रूल्स लेकर आए, वीडियो बनाया और आपको जो है समझा दिया, कुछ नहीं समझ पाओगे। आप हमेशा जो है कंफ्यूज रहोगे कि आखिर कैसे यूज करोगे। आइंदा कभी भी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब टू बी का जो है फैमिली, अगर किसी ने भी पूछ दिया वर्ब टू बी के फैमिली में कितने वर्ड आते हैं, मेक अप योर माइंड, नॉट लेस देन, नॉट मोर देन, इनसे ज्यादा वर्ड
किसी भी ग्रामर में नहीं है, ना कोई बता सकता है। सिर्फ और सिर्फ इज, एम, आर, वाज, वर, एक ये फैमिली का ग्रुप तैयार होता है। एक होता है बी, बीइंग और बीन। तो इज, एम, आर, वाज, वर को आप बोल सकते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या बोल सकते हैं? फाइनाइट वर्ब। और बी, बीन और बीइंग को आप बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, आई होप विल्स अंडर विल्स ये कहानी चल रहा है कि पढ़ने आप क्या है और क्या क्या मैं समझाया। ऑलराइट, याद रखिएगा इन्फिनेटिव का आइडेंटिफिकेशन टू प्लस वर्ब। ठीक है, यहां पर टू बी के अंतर्गत मैं वर्ड्स, आने वाले वर्ड्स का जो है मैं डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर को फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, बी, बीइंग, बीन को नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं, तो सिंपल सा मैं एक पॉइंट्स जो है आपको बता रहा हूं। फाइनाइट वर्ब, दुनिया का कोई भी वर्ब फाइनाइट वर्ब की अगर फैमिली में एंट्री करेगा तो आप ये समझ जाना कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते जाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते जाएगा का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के फैमिली से आएगा, अगर प्लुरल होगा तो प्लुरल के फैमिली से। जैसे देखिए, ही के साथ आप इज लगाओगे, दे के साथ आप आर लगाओगे। इज इट और नॉट? तो बदला कि नहीं? ये एक ही फैमिली से है लेकिन बदल गया। दूसरा, दो ही बस पॉइंट्स याद रखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब क्लियर हो गया। दुनिया कोई भी वर्ब, अगर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब जो है फाइंड आउट करना है तो बस ये देखना क्या अगर हम सब्जेक्ट बदल रहे हैं तो इनका फॉर्म बदल जा रहा है, और दूसरा क्या अगर हम टेंस बदल रहे हैं, टेंस का मतलब समय, प्रेजेंट या पास्ट, तो क्या ये बदल जा रहे हैं। आप अच्छे से जानते हो यहाँ दो ग्रुप है, इज, एम, आर को प्रेजेंट में यूज करते हैं, वाज, वर को पास्ट में, isn't it? तो वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए तो उसे फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और सिर्फ यही नहीं, काउंटलेस वर्ब आ सकते हैं इस फैमिली में। कोई भी वर्ब, आप लेक्सिकल वर्ब, एक्शन वर्ब, कोई भी वर्ब को उठाकर फाइनाइट वर्ब बोल सकते हो। कब? जब, जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखिए, गो मैंने बोला, इज इट ओके, और फिर मैंने बोल दिया टू गो। ओके, अब यहां पर देखिए, अगर मैंने बोला ही गोज, ही के साथ आपने गोज यूज किया, और मैंने बोला दे गो, तो ये वर्ब अपना रूप बदल लिया। ठीक है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया। लेकिन अगर यही वर्ड रूप नहीं बदला, नॉन फाइनाइट हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं आई वांट टू गो, सी वांट्स टू गो। अब आप देखो, ये बदल गया, ये नहीं बदले, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब में आ जाएंगे। मैंने बस ये ना समझना कि ये 8 वर्ड ही फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब है। दुनिया किसी भी वर्ब को अगर जज करना हो कि फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, तो बस ये देखना, अगर फाइनाइट होगा तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका रूप बदल जाएगा, जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग रूप बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर इसी को पास्ट में ले जाना होगा तो वांटेड हो जाएगा, लेकिन ये तो वैसे ही रह जाएगा, सी वांटेड टू गो। तो जिस वर्ब का फॉर्म के ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव ना पड़े उसे नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। यानी दुनिया किसी भी सब्जेक्ट के साथ ये लोग आ सकते हैं, लेकिन दुनिया किसी भी सब्जेक्ट के साथ ये नहीं आ सकते, ये बदलते रहेंगे। दुनिया किसी भी टेंस के साथ ये आ सकते हैं लेकिन ये नहीं आ सकते हैं। तो आपको फोकस यही करना है जनरली कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। इज इट क्लियर? ये क्लियर होना चाहिए कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का ग्रुप कौन सा है। दूसरा पॉइंट, यहां पर आपको बस ये फोकस करना है टू बी के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं। बेसिकली आपका स्ट्रक्चर इसी पे तैयार होना है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि कुछ भी जो है इनकम्प्लीट ना हो। बी के फैमिली में सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ड्स आते हैं, जिसमें 5 वर्ड्स फाइनाइट होते हैं और 3 वर्ड्स जो होते हैं आपके नॉन फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट स्टैंड्स फॉर जो अपना मतलब जो है फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस चेंज कर लेते हैं। नॉन फाइनाइट का मतलब हुआ कि वो वर्ब जो कांस्टेंट रहता है, जो चेंज नहीं करता है, जिस पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर? तो ये बी के फैमिली में आता है और इन्हीं के साथ हमें 2 प्लस वर्ब 1 का प्रयोग करना है, ना कि इनके साथ नहीं करना है। बस मैंने आपको बता दिया कि ये भी वर्ड्स इनके साथ आता है। इसके बाद से तो बी क्लियर हो गया आपका।
इज इट क्लियर? उसके बाद से टू हैव, ऑलराइट, ये फैमिली आया। तो हैव में आप अच्छे से जानते हो कि 3 वर्ड आते हैं, हैज, हैव एंड हैड, ऑलराइट। ये हैव के फैमिली में यहां पर आएंगे। वैसे याद रखिएगा इनके फैमिली में वर्ड्स जो होता है जनरली क्या क्या आते हैं, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। इज इट क्लियर? लेकिन यहां पर जो है मैं ये सबके रिगार्डिंग बात नहीं करने जा रहा हूं, यहां सिर्फ जो टू हैव के फैमिली में जितने वर्ड आते हैं उसके रिगार्डिंग, यानी हैड आता है, हैज आता है और हैव आता है, और ये तीनों जो है फाइनाइट वर्ब है। इज इट क्लियर? अब यहां पर जो है आपको फोकस करना है कि इनके साथ मैं रूल से स्टार्टअप करने जा रहा हूं। ओके, 2 प्लस वर्ब 1 इनके साथ आएंगे। ध्यान दीजिएगा, इतना समझाने का मेरा मतलब यही था कि आप ये जान जाओ किसके फैमिली में कितना वर्ड आता है। इन्फिनेटिव मैंने यहां पर लिखा है, मेक अप योर माइंड, इन्फिनेटिव स्टैंड फॉर 2 प्लस वर्ब 1, ऑलराइट। टू बी स्टैंड फॉर इज, एम, आर, वाज, वर, यानी इज, एम, आर, वाज, वर के साथ 2 प्लस वर्ब 1, और उसके बाद से हैज, हैव, हैड के साथ 2 प्लस वर्ब 1। ओके, तो अगर ये सब चीज आपको जो है क्लियर हो गया होगा तो अब इस पर हम लोग एक छोटा सा इनके साथ 2-3 रूल्स बनेंगे, उसके रिगार्डिंग जो है हम लोग फोकस कर ले। याद रखिएगा 2 प्लस वर्ब 1 इन्फिनेटिव कहे जाते हैं, और इनको अगर कोई बोले कि प्लेस, शिफ्ट कहां किया जाता है, निर्माण तो वर्ब से होता है लेकिन किया कहां जाता है इनको शिफ्ट, तो नाउन के फैमिली में। किसके फैमिली में? नाउन के। तो पहला रूल्स यहां पर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मैंने लिखा कि अगर कोई जरूरत है, यहां पे आपका इन्फिनेटिव आ गया, यूज ऑफ इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव का मैंने प्रयोग कर दिया। ओके, 2 प्लस वर्ब 1 विथ वर्ब टू बी, वर्ब टू बी के साथ, तो वर्ब टू बी के 3 वर्ड यहां पे आ गए, इज, एम, आर। ओके, वाज, वर पे भी मैं बताऊंगा। अब यहां पर आप थोड़ा सा जो है फोकस करो। अगर आपके सामने ये रूल्स आ गया, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, 2 प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड, आई होप कि इनमें कोई भी वर्ड अब आपके लिए नया नहीं है। आप अच्छे से जानते हो कि सब्जेक्ट आपका या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल। ओके, ये एम वर्ड तो आई के लिए बना है, चाहे आप इंग्लिश में कभी जो है किसी के द्वारा जो है गाइडलाइन लिए हो या नहीं, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं एम जो है किसके साथ लगता है, आई के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा ही जो है आप इज यूज कीजिए, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आए आर। 2 प्लस वर्ब 1, अब जो है सबसे बड़ा चीज है कि इसका जो है बहुत सारे, मैंने भी बहुत सारे किताब पढ़े, आप भी पढ़े होंगे, जनरली आपको बताया जाता है कि अगर कोई वाक्य, आपने अच्छे से नोटिस किया होगा कि हम लोग सबसे ज्यादा हिंदी के सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन के पीछे भागते हैं। इट शुड नॉट बी एट ऑल। इसमें बताया जाता है, मेजर बुक में जो है मैंने देखा है कि इसमें बताया जाता है कि अगर कोई वाक्य वाला है, वाली है, या वाले हैं, या फिर को है, अगर कुछ इस तरह से समाप्त हो तो इस जगह पर जो है इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। माय डियर व्यूअर्स, लेट मी टेल यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऑलराइट। किसी भी ग्रामर का कोई भी रूल्स हिंदी के आइडेंटिफिकेशन के पीछे नहीं भागता है। वो हम लोग अपने कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक हेल्प के लिए जो है इनके आइडेंटिफिकेशन के पीछे भागते हैं। आप रूल्स को, कोई भी रूल्स अगर आप टेंस का हो या फिर कोई ग्रामर का, ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आप कोई भी रूल्स उठाते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप उनके फंक्शन को देखो, आप उनके यूजेज के पीछे भागो, न कि आप हिंदी के जो है किसी आइडेंटिफिकेशन के पीछे भागो। अदरवाइज आपके ग्रिप में वो रूल नहीं आएगा। इस रूल्स का जब भी आप प्रयोग करोगे, इज इट क्लियर, तो इस रूल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं कि आने वाले वक्त में जो हमारा फ्यूचर है, ठीक है, हमारा अगला 1 सेकेंड भी जो है क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो आने वाले वक्त में
यानी कि नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर का मतलब बेहद करीब आने वाला वक्त, अगर कोई काम होने वाला है, इज इट ओके, या होने को है, तो उस जगह पे ये वर्ड जो है, ये स्ट्रक्चर जो है हम यूज करते हैं। कभी इसके पीछे ना भागिएगा, वाला है, वाली है, वाले है। जब भी आप अपना जो है कोई भी ट्रांसलेशन उठाओ और आपको लगे कि अगले कुछ पल में, आने वाले वक्त में ये काम होने को है, ऑलराइट, तो आप वहां पर ये रूल्स जो है यूज कर सकते हैं। जैसे माई सिस्टर इज टू कम, ओके, यहां पर इसका हिंदी हो गया मेरी सिस्टर आने वाली है या मेरी सिस्टर आने को है। सेंस समझ लीजिए, अगले कुछ समय में जो है, जो हमारा फ्यूचर है, उस फ्यूचर में अगले कुछ समय बेहद नजदीक जो है, उसमें जो है ये काम होने को है। इसलिए मैंने यूज किया, ना कि वाला है, वाली है, वाले हैं। अदरवाइज ऐसे भी तो सेंटेंस आता है काला वाला, उजला वाला, सफेद वाला, तो वहां पर हम लोग ये रूल्स ना यूज करके रेड वन, ब्लैक वन, व्हाइट वन ये यूज करते हैं। रिमेंबर दैट, इस रूल्स का आपको प्रयोग तब करना है, यानी EJMR के साथ 2+ वर्ब को अगर आपको प्रयोग करना है तो मेकअप योर माइंड कि अगर ये जो समय चल रहा है प्रेजेंट और आने वाले टाइम में बेहद करीब, फ्यूचर तो बहुत बड़ा है, किसी ने देखा नहीं है इसको, लेकिन मतलब नियर फ्यूचर में अगर कोई काम होने वाला है जो आपको लग रहा है कि डैम श्योर है कि होने ही वाला है, ठीक है, तो वहां पर इस रूल्स का प्रयोग करेंगे। इज इट क्लियर? अब यहीं पर जो है थोड़ा सा जो है, आई होप कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए जो है मैं यहीं पर जो है आपको डील कर देता हूं। वाज वर का ये एक साथ वर्ब टू बी का फैमिली आ गया। अब जहां जहां वाला है वहां पर था, थे, ही हो जाएगा। वाला था, वाली थी, वाले थे। लेकिन मैंने आपको लिखने को तो लिख दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी आइडेंटिफिकेशन के पीछे, हिंदी के आइडेंटिफिकेशन के पीछे नहीं भागता हूं। ये सेंटेंस देखिए, ये जो आपका एक्सुलरी वर्ब है प्रेजेंट का है, ऑलराइट, लेकिन जो एक्शन होने वाला है वो आने वाले फ्यूचर का है। ये सब चीज को जो है ना माइंड मेकअप करना है। यहां वाज वर है, रूल्स क्या तैयार हो जाएगा, सब्जेक्ट वाज वर, पास्ट चला गया, 2+ वर्ब 1+ अदर वर्ड, ओके। एक नॉर्मल सा मतलब जो है, मैं पहले वाले सेंटेंस को ही इस पर बना दे रहा हूं। जैसे माई सिस्टर वाज टू कम, ऑलराइट, माई सिस्टर वाज टू कम। अब इसका हिंदी हुआ मेरी सिस्टर आने वाली थी, ओके। आपने ये देखा कि वाला था, वाली थी, वाले थे, इस वजह से जो है हमने इस पर बनाया तो नहीं। आप सेंस देखो, अगर पास्ट में कब हम इस रूल्स का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस 2+ वर्ब 1। प्रेजेंट में जब EJMR के साथ करेंगे तो रिमेंबर आने वाले वक्त में वो घटना होने वाली है। लेकिन यही चीज अगर आप पास्ट में करते हो, वाज वर के ऊपर यूज करते हो, तो रिमेंबर दैट ये बताते हैं कि कोई काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। जरा इनका हिंदी तो देखिए, माई सिस्टर वाज टू कम, मेरी सिस्टर आने वाली थी या आने को थी। क्या आई? लग रहा है कि इस हिंदी वाक्य से मतलब सिस्टर के आने का काम पूरा हो गया? नहीं। तो इस रूल्स का प्रयोग कब करेंगे कि पास्ट में कोई काम, मतलब बीते हुए समय में, गुजरे हुए वक्त में कोई काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। तो वहां पर जैसे मैं इसको ज्वाइन करने वाला था, मैं उसे बताने वाला था, आई वाज टू टेल, ऐसे आपने बोला लेकिन बताया नहीं। तो अगर बीते हुए वक्त में, यानी कि जो आपका पास्ट है, अगर उसमें आप कोई काम करने वाले थे लेकिन हुआ नहीं, तो वहां पर आप सब्जेक्ट प्लस वाज वर 2+ वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। इज इट क्लियर? और EJMR का प्रयोग कब करेंगे? जब फ्यूचर में, आने वाले वक्त में कोई काम होने वाला होगा, ऑलराइट, बेहद ही नजदीक। तो अदरवाइज अगर आप इस हिंदी के पीछे चलेंगे तो दैट इज डैम श्योर
कि आप इसके जो है मीनिंग या आप इसको एप्रोप्रिएट जगह पर यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इनके साथ जो है वर्ब टू बी का प्रयोग आपने देख लिया। बी में ये 5 वर्ड आते हैं जिसमें 3 वर्ड प्रेजेंट का है और 2 वर्ड किसका है, पास्ट का है। प्रेजेंट में जब यूज करोगे तो शो करेगा कि आने वाले नियर फ्यूचर, ये याद रखिएगा, बेहद ही करीब समय भविष्य का जिसमें कोई काम होने वाला है तो वहां पर यूज करेंगे। वाज वर का प्रयोग जो है शो क्या करेगा कि पास्ट में कोई काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। जब भी आपको, जैसे मैं ये खरीदने वाला था, कहने का सेंस है मैं इसको नहीं खरीदा, मैं ये पढ़ने वाला था, मतलब कि मैं इसको नहीं पढ़ा। मैं ये बताने वाला था, यानी कि मैंने नहीं बताया। तो पास्ट में वाज ओवर के साथ अगर टू प्लस वर्ब वन जो आपका इन्फिनेटिव होता है, अगर इसका प्रयोग किया तो ये शो करेगा कि सब्जेक्ट कोई काम करने वाला था लेकिन हुआ नहीं। और अगर आप ईजेमार का साथ यूज करोगे तो क्या शो करेगा कि आप कोई काम जो है बेहद ही करीब फ्यूचर जो आपका है भविष्य, ठीक है, उसमें कोई आप काम करने वाले है। इज इट क्लियर? तो वर्ब टू बी का कंसेप्ट आई होप माय व्यूअर्स की आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब वर्ब टू हैव, तो इसमें 2 ही वर्ड आते हैं, ठीक है। रूल्स हम लोग अपना तैयार कर लें। सब्जेक्ट, ठीक है, हैज और हैव, ये तो एक फैमिली के वर्ड हो गए। हैज और हैव, इनके साथ आपको यूज करना है टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, यदि आता है। ओके, और दूसरा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। ओके, रूल्स में स्पेशली कुछ नहीं है, यहां पे थोड़ा सा फोकस करें। हैज है आया है, सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। टाइम क्लियर कर दिया, क्या क्लियर कर दिया? टाइम। वर्ब 5 और वर्ब 1 यानी कि प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग अभी के वक्त आप यूज कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में यूज करोगे। हैड है, था न कि अब है, तो टाइम क्लियर हो गया आपका, ये पास्ट का। दोनों रूल्स क्लियर हो गए, ऊपर वाला रूल्स प्रेजेंट का और नीचे वाला पास्ट का। अब देखिए सबके साथ आप टू प्लस वर्ब वन, ये है आपका इन्फिनेटिव। 2 मैंने पॉइंट्स लेकर आया कि इन्फिनेटिव का यूज टू बी के साथ और इन्फिनेटिव का यूज टू हैव के साथ। टू बी के साथ बता दिए, प्रेजेंट में मैंने क्या बताया, नियर फ्यूचर में होने वाले वर्क को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करेंगे, और पास्ट में कोई काम होने को था लेकिन हुआ नहीं तो यूज करेंगे। अब आया टू हैव, टू हैव के फैमिली में है आपका हैड और हैज है। ओके, अब नाउ लेट्स सी, जब ये इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब वन वर्ब टू हैव के साथ यूज होता है। ओके, रिमेंबर हैज, हैव, हैड, ये 3 वर्ड यहां पर देख लीजिए, हैज, हैव एंड हैड। इज इट क्लियर? और अगर इनके साथ टू प्लस वर्ब वन का यूज कर दिया तो एक चीज तो क्लियर है, ऊपर वाला प्रेजेंट नीचे वाला पास्ट। खैर प्रेजेंट हो या पास्ट, ये शो करेगा सिर्फ और सिर्फ कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, ऑलराइट, बाध्यता या अनिवार्यता। तो ये याद रखिएगा, कभी भी किसी भी इन्फिनेटिव का प्रयोग हैज हैव के साथ आ गया या हैड के साथ, बस समय का फर्क है, बाकी सेंस एक ही रहेगा कि ये जब भी टू प्लस वर्ब वन यानी कि इन्फिनेटिव हैज हैव के साथ यूज हो या हैड के साथ, ये शो करेंगे कंपल्सन, अनिवार्यता, बाध्यता, मजबूरी। ठीक है, वैसे अगर इस वीडियो को लेंदी नहीं बनाना रहता तो सिंपली मैं यहाँ पर मस्ट या शुड का भी प्रयोग बताता, लेकिन यहाँ पर बस आपको ये देखना है कि अगर हैज हैव या हैड के साथ टू प्लस वर्ब वन आया तो ये किसी व्यक्ति का कंपल्सन शो करेगा, ठीक है, नेसेसिटी शो करेगा। ठीक है, मतलब कि नेसेसिटी स्टैंड फॉर व्हाट, कि वो करना नहीं चाहता है। अब इसको जो है ना थोड़ा सा समझिए, यहां आने वाला सब्जेक्ट चाहे इसका हो चाहे इसका हो, यही शो करते हैं कि ये कोई काम करना नहीं चाहता है या चाहता था, लेकिन इसको करना पड़ता है या करना पड़ता था या करना पड़ा। ये चीज याद रखिएगा। जैसे
एक नॉर्मल सा, मुझे नाचना पड़ा। एक्चुअली अगर मैं किसी चीज को सबसे ज्यादा इग्नोर करता हूं तो वो है डांस है, लेकिन अगर किसी केस में मुझे नाचना पड़ा जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था, तो वहां पे जो है मैंने किया, ओके, वो मेरा कंपल्सन हो गया या बाध्यता हो गया या कुछ ऐसे जरूरत पड़ गई जहां मुझे करना पड़ा, तो भाई पास्ट है तो ये रूल्स यूज कर लेंगे। और अगर प्रेजेंट है, जैसे मुझे अपने कोचिंग पर पैदल आना पड़ता है, रिमेंबर पड़ता है मैंने बोल दिया, अब यहीं पे मैं आपको समझा दूं। बहुत सारे बुक्स या बहुत सारे चैनल्स पे आपको बताया जाता है कि यदि किसी वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या पढ़ता था, पढ़ती थी, या पढ़ते थे, या पढ़ा है आ जाए, तो ये रूल्स यूज करो। माय डियर व्यूअर्स, रिमेंबर दैट यदि आप कोई काम बाई कंपल्सन कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा काम जो आप करना नहीं चाहते, चलो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, आप सिगरेट नहीं पीते हैं, ना ही पीना चाहते, दोस्त ने ऑफर कर दिया और वहां पे यार मैं सिगरेट दोस्तों की वजह से पी लेता हूं, अब यहां पर पी लेता हूं आ गया, ऑलराइट। इस तरह आप वो काम करना नहीं चाहते हैं लेकिन कर देते हैं, वहां पर ये रूल्स आ जाएगा। तो इस रूल्स का यूजेस समझो कि कब करना है। सिंपली अगर प्रेजेंट में कोई भी व्यक्ति जो आपके नजर में लग रहा है कि एक्चुअली वो इस काम को करना नहीं चाहता है लेकिन उसे करना पड़ता है, जैसे मैं इस कोचिंग पर जो है पैदल आता हूं, ये नॉर्मल है, मैं इसको, अगर ये मेरी बाध्यता नहीं है, अगर ये मेरी मजबूरी नहीं है, तो मैं नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करके बना सकता हूं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस हैज, हैव, टू प्लस वर्ब वन पे बन गया, तो ये डैम श्योर है कि वहां पर मेरी कंपल्सन है, यानी आने वाले वर्क को मैं करना नहीं चाहता हूं बट बाई कंपल्सन मुझे करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं एक नॉर्मल सा वाक्य यहां पर लिख दिया, आई हैव टू कम हियर, ऑलराइट, एंड आई कम हियर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। आई हैव टू कम हियर, मुझे यहां आना पड़ता है, ऑलराइट, यहां मुझे आना पड़ता है, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, दैट, कि मैं नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी मुझे यहां आना पड़ता है। आई कम हियर, मैं यहां आता हूं, यहां कोई कंपल्सन नहीं है। इज इट क्लियर? सो रिमेंबर दैट कि अगर हैव के साथ या हैज के साथ, ठीक है, जैसे she has to talk to me, उसे मुझसे बात करना पड़ता है, ऑलराइट। मैं यही कहना चाहता हूं कि वो बात नहीं करना चाहती लेकिन उसे बाई कंपल्सन, किसी मजबूरीवश मुझसे बात करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो कभी भी आपको, जैसे अभी जो है आज के दिन हम लोगों का जो है एक बहुत बड़ा पर्व नवरात्रि ओवर हो गया, ओके। अब इसके थ्रू कोई सेंटेंस बना है, जैसे नवरात्रि में मैं नॉन वेज नहीं खाता हूं, ऑलराइट। ये आपको लग रहा होगा कि यहां पर एक नॉर्मल सा जो है सेंटेंस है, लेकिन नहीं, ये बाय कंपल्सन आप छोड़ते हैं, ऑलराइट। तो अगर यही चीज आपको समझना है कि आप कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं लेकिन करना पड़ता है एट दिस टाइम, इस समय, तो आप इसको यूज करोगे। इज इट क्लियर? और अगर पास्ट में, जैसे आई हैड टू टेल अ लाई, इसका मतलब मुझे झूठ बोलना पड़ा, ओके, जस्ट टेल मी, मुझे झूठ बोलना पड़ा का मतलब क्या हुआ? मैं बोलना चाहता था, नॉट एट ऑल, लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ा। तो अब यही चीज आपको याद रखना है कि ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। प्रेजेंट में बाई कंपल्सन, मजबूरी बस, जैसे आपने बोल दिया मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे इंग्लिश की तैयारी करना पड़ता है, आप स्वयं ये ट्रांसलेशन या किसी बुक के ट्रांसलेशन के थ्रू या किसी टीचर के ट्रांसलेशन के थ्रू ये सब रूल्स क्लियर नहीं होगा। आप ये सोचो कि आप कौन सा कार्य बाई कंपल्सन कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आप शौक से कर रहे हो तो ये रूल्स नहीं लगेंगे, लेकिन अगर लग रहा है कि ये काम मैं बाई कंपल्सन कर रहा हूं प्रेजेंट में, तो ये रूल्स लगाओ। और पास्ट में आप करते थे तो ये रूल्स लगाइए।
तो यहाँ पर जो है लेट मी टेल यू समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पर जो है इन्फिनेटिव किस किस के साथ आ सकता है, वैसे ये तो फ्यूचर के साथ भी आएगा, विल हैव टू के साथ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दें एक छोटा सा पॉइंट, हियर यू कैन सी सब्जेक्ट इज इट्स अ वेरी कॉमन थिंग्स। अगर आपने इज, एम, आर, अगर आपने वाज, वर, और आप अगर यूज करते हो हैज, हैव, और फिर आप यूज करते हो हैड, यही लोगों के साथ मैंने टू प्लस वर्ब वन का यूज करो। मेक अप योर माइंड, मैंने यही बताया ना, इनके साथ टू प्लस वर्ब वन का यूज करो आप। ओके, मेक अप योर माइंड। सब्जेक्ट तो आपका कुछ भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग किया तो मेकअप योर माइंड की आने वाले समय में कोई काम आप करने वाले हैं। मैं जाने वाला हूँ, वे लोग आने वाले हैं, हम लोग खेलने वाले हैं, ठीक है, वे लोग नाचने वाले हैं, वे लोग अब पढ़ाने वाले हैं, वे लोग हमारी मदद करने वाले हैं, वे लोग कुछ पूछने वाले हैं। इस तरह के वाक्य इस पर आप बनाओ। ऑलराइट, आने वाले समय में अगर कोई घटना होता है, वाज, वर, टू प्लस वर्ब वन अगर आपने जोड़ दिया तो मेकअप योर माइंड की बीते हुए वक्त में, पास्ट में आप कोई काम करने वाले थे लेकिन आपने किया नहीं। मैं जाने वाला था या कल मैं जाने वाला था, इससे क्या सेंस निकल रहा था कि आप गए नहीं। तो मैं जाने वाला था, मैं आपको बताने वाला था, मैं ये पूछने वाला था, ये सभी तरह के सेंटेंस जो है इस पर बनाइए और खुद से जो है ना मतलब ट्रांसलेशन को जनरेट करने की कोशिश करो। अदरवाइज 10-5 ट्रांसलेशन से इंग्लिश लैंग्वेज आपके ग्रिप में नहीं आएगा। ओके, उसके आगे देखते हैं हैज है प्लस टू प्लस वर्ब। ये क्या शो करता है? प्रेजेंट कंपल्सन। अगर प्रेजेंट में कोई ऐसा काम जो आप करना नहीं चाहते हैं लेकिन आपको फिर भी करना पड़ता है, आप हो या कोई भी, आपको नजरों में लग रहा है कि यार ये लड़का, ये बंदा ये काम नहीं करना चाहता लेकिन कर रहा है, मजबूरी बस कर रहा है, तो वहां पर हैज है प्लस टू प्लस वर्ब। और पास्ट में हो सकता है आप कुछ डिस्कस कर रहे हो और वहां पे आप बताना चाहते हो कि मुझे ऐसा करना पड़ा या करना पड़ता था, तो वहां पर हैड का प्रयोग करो। आई होप कि आपको जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग टू बी और टू हैव के साथ जो है क्लियर हो गया होगा। टू बी में 5 वर्ड आते हैं और टू हैव में ये 3 वर्ड। आगे मैंने बताया, रिमेंबर दैट शुड नॉट बी एनी कमेंट, कोई कमेंट नहीं होना चाहिए कि ईजे मार वाजवर के बाद भी आता है। मैंने बता दिया इसमें 8 वर्ड आते हैं और इसमें 5 वर्ड आते हैं। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग सिर्फ आपको ईजे मार वाजवर के साथ बताया और हैज है और हैड के साथ बताया। ऑलराइट, इसके आगे जो है मैं और भी अच्छे अच्छे यूजेस जो है आपको बताऊंगा, बट टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। ऑलराइट।